नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नौकरी पाओ नगद ले जाओ योजना शुरू की है। कैबिनेट से पास इस योजना में नौकरी पर 15,000 और कंपनी को 3,000 रुपए प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना रोजगार पाने और देने वाले दोनों को नगद प्रोत्साहन देने का प्रावधान करती है। सरकार की यह योजना रोजगार बाजार में बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। इसका उद्देश्य युवा वर्ग को प्रोत्साहन देना, नई नौकरियों को बढ़ावा देना और कंपनियों को नई भर्तियों के लिए उत्साहित करना है। इससे करोड़ों युवाओं को सीधी नगद सहायता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे में धरातल पर इस योजना का स्वरूप कैसा होगा? क्या इस योजना से रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और कौन कौन इस योजना का पात्र होगा? विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य विनिर्माण पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। लगभग 1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने में नियोक्ताओं का समर्थन करना और भारत के युवा कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। ये योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित 2 लाख करोड़ के रोजगार और कौशल पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य इस तरह निर्धारित किया गया है। 3.5 करोड़ औपचारिक रोजगार का सृजन, जिसमें समय सीमा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है। पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। EPFO पंजीकरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना, विनिर्माण, सेवा और अन्य क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता और बचत संस्कृति को युवाओं में प्रोत्साहित करना। रोजगार पाने वालों को पहली नौकरी पर नकद लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी करता है तो केंद्र सरकार उसे 1 वर्ष में 2 किश्तों में कुल 15,000 तक नकद सहायता देगी। इसी तरह रोजगार देने वालों को नई भर्ती पर कंपनी को मासिक लाभ मिलेगा। हर नई नियुक्ति पर कंपनी को 2 वर्षों तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी या संस्था में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो EPFO में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी 20 से कम हैं, तब भी कंपनी स्वैच्छिक रूप से EPFO से जुड़ सकती है। इसके साथ ही EPFO की अनिवार्यता इन सेक्टर्स पर लागू होगी: फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, निजी स्कूल, हॉस्पिटल, संस्था, ट्रांसपोर्ट, होटल, व्यापार, बैंकिंग और ठेका श्रमिक रखने वाले ठेकेदार। इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, ये जानना भी जरूरी है। योजना का लाभ 31 जुलाई 2027 तक दी गई पहली नौकरी पर ही मिलेगा। ये लाभ 2024-25 और 25-26 में पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए होगा। इसका उद्देश्य देश भर में 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों को EPFO से पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके तहत सरकार पैसा सीधे खातों में भेजेगी। मई 2025 के लिए भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने 5.1% से बढ़कर 5.6% हो गई है। मोदी सरकार ने 2014 से 2023 तक के अपने शासन के 9 वर्षों में UPA सरकार के शासन की 2004 से 2013 तक की इसी अवधि की 6 लाख सरकारी नौकरियों की तुलना में 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। मोदी सरकार के 9 वर्षों के रोजगार सृजन में काफी वृद्धि हुई है। इनमें 3 प्रमुख सरकारी एजेंसियों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2004 से 2013 के दौरान 45,431 की तुलना में 2014-2023 के दौरान 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की गई, जबकि कर्मचारी चयन आयोग SSC ने UPA द्वारा की गई 2,07,563 भर्तियों के मुकाबले 4,06,91 उम्मीदवारों का चयन किया और क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड यानी RRB ने 2004 से 2013 की अवधि की 3,47,251 भर्तियों की तुलना में 2014 से 2023 के दौरान 4,30,592 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
बहरहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार आधारित प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी देकर 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर अधिक जोर देने का प्रयास किया जाएगा। इसे 2 करोड़ नौकरी देने वाले वादे के एक हिस्से की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ये योजना और सरकार का ये प्रयास कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो नौकरी पाओ नगद ले जाओ एक योजना जो क्योंकि कैबिनेट से पास हो चुकी है और इसके पूरे प्रोसेस को इस रिपोर्ट में समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में नौकरियां सृजन करने की बात की जा रही है, उसके साथ साथ आप उसमें प्रोत्साहन राशि भी देंगे। आने वाले समय में हम अभी वर्तमान में बेरोजगारी की दर को यदि देखें, उसके बाद ये एक डिसीजन जो सरकार की तरफ से लिया गया है, ये कितना फ्रूटफुल होगा और इससे भी बड़ी बात कि इसको इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो वो धरातल पर किस तरीके से सामने आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। 2 करोड़ की नौकरी की बात हमेशा क्योंकि विपक्ष उठाता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट जैसा नजर आता है। और आने वाले समय में कैसे रिजल्ट इसके होंगे, हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इंजीनियर दिनेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और आर्थिक विश्लेषक हैं नवनीत गर्ग। नवनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है। हाँ अमित जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि नौकरी पाओ नगद ले जाओ। ये जो योजना कैबिनेट से पास की गई है, जो प्रोत्साहन राशि देने की बात की जा रही है, एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य रूप से मकसद क्या? युवाओं को रोजगार से सिर्फ जोड़ना, और यदि यही मकसद है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? ये एक बड़ा टास्क है। क्योंकि राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आज का ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की अगर हम बात करें, जो आप बोल रही हैं नौकरी पाओ राशि ले जाओ, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसको समझने के लिए आपको इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा जो कि एम्प्लॉय के लिए है, जो कि फ्रेशर्स है, जॉब मार्केट में पहली बार आ रहा है, और दूसरा हिस्सा है एम्प्लॉयर के लिए, जो उसको एम्प्लॉयबल बनाता है। तो अगर वो पहले हिस्से की बात करें तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है एम्प्लॉय को कि उसको जितना भी उसकी जो वेतन होगा, उस वेतन का उतना ही सरकार भी उसे देगी, अप टू द लिमिट ऑफ 15,000 तक सरकार भी उसे देगी, इंसेंटिवाइज करेगी। ये एज अ बोनस काम करेगा। और इसको 2 हिस्सों में देने की बात की गई है, एक 6 महीने पूरे होने पर और एक 12 महीने पूरे होने पर। दूसरी चीज ये है कि ये राशि भी उसे तब मिलेगी जब वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट कर लेगा, जो कि 16 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का होता है। इससे युवा को ये पता चलेगा कि इस पैसे का उपयोग वो कितनी बेहतर तरीके से अपने आप के लिए कर सकता है। दूसरी बात, अब इसको लेकर चलते हैं हम दूसरे हिस्से में, जो कि एम्प्लॉयर का पार्ट आता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज इस तरीके से किया जा रहा है कि अगर आप 10,000 तक आप अपने एम्प्लॉय को वेतन दे रहे हैं तो आपको 1,000, 10,000 से ज्यादा दे रहे हैं तो 2,000, और 20,000 से ज्यादा दे रहे हैं तो 3,000। तो लगभग अगर देखा जाए तो 10 से लेकर 15% तक एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, जो कि 60,000 से लेकर 1,80,000 तक एक एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक जो आगे इंप्लीमेंटेशन में जब आप जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि वो फर्म्स जो जहां पर की वर्कफोर्स की जो संख्या, जो हेडकाउंट की संख्या 50 से कम है, वो अगर 2 से ज्यादा फ्रेशर्स को, जो नए रोजगार में आ रहे हैं, उनको हायर करते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और जिनकी संख्या, जिनकी हेडकाउंट, जिन फर्म्स की हेडकाउंट 50 से ज्यादा है, वो अगर 5 से ज्यादा करते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट किस तरीके से करेगा राकेश जी, हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि ये एम्पावर करेगा जो फर्स्ट टाइम जो जॉब में आ रहा है, उसे एक इंसेंटिवाइज करने की इसमें बात की गई है। दूसरी बात, जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इससे उसको बूस्ट मिलेगा। और तीसरा, जो हायरिंग का जो प्रोसेस है, उसको इंसेंटिवाइज किया गया है। तो इस पूरे के पूरे स्कीम से आप देखेंगे
आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक जितने भी पॉलिसीज राकेश जी लेकर आए हैं, अगर आप उन पॉलिसीज को देखेंगे तो उनमें आपको एक निरंतरता दिखेगी, उसमें आपको एक होलिस्टिक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकंड 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, इस स्कीम से पहले सरकार ने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट किया, आईटीआई के माध्यम से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया। उसके बाद इंटर्नशिप स्कीम्स लाकर उन्हें इंटर्नशिप में, मतलब आपने स्किल डेवलप करके उनको डायरेक्ट वर्कफोर्स में नहीं भेज दिया, उनको पहले एक एनवायरमेंट, खुद को उस ढांचे में करने के लिए उनको एक एनवायरमेंट दिया, एक इंटर्नशिप के माध्यम से। और अब जाकर ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस पूरे चीज को स्टडी करेंगे तो आपको सरकार का एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आएगा, जिसमें कि सरकार एक बच्चे को के स्किल पे काम करते हुए, उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हुए, और अब उसे एक फॉर्मलाइज सेक्टर में एक परमानेंट जॉब की तरफ भेज रही है। और इस स्कीम से राकेश जी, आपको ये भी समझना होगा कि ये स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करने का भी काम करेगा, जैसे लॉजिस्टिक्स के सेक्टर्स हो गए, टेक्सटाइल के सेक्टर्स हो गए, एग्रो के सेक्टर्स हो गए। इन सब में क्या होता है कि आप पार्ट टाइम लेबर को आप लेते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 1 महीने के लिए, जिस तरीके का सीजन रहता है, जैसा आपका बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन ये जो सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है, इससे एक परमानेंट, उस बालक को परमानेंट एक नौकरी मिलेगी, और उस नौकरी के माध्यम से वो अपना पूरा का पूरा, तो उस तरीके से एक सेक्टर के साथ साथ हम, जो बच्चा जो नौकरी में जा रहा है, उसको उसको भी स्थिरता प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी एक निरंतरता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्कीम अगर आप सिर्फ देखेंगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, पूरे जो जो नए हमारे जॉब सेक्टर्स में आ रहे हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। और एक और बात मैं बता दूं राकेश जी, अमित जी कि थोड़ा जल्दी सिर्फ से। एम्प्लॉयमेंट, जी 10 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ इंसेंटिव लिंक स्कीम ही सरकार ने नहीं अनाउंस किया है, जो कि 1,07,000 करोड़ का है। आर&डी और इनोवेशन के लिए भी इंसेंटिव अनाउंस किया है, जो कि 1 लाख करोड़ का है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे इंडिया में इसका जो परसेंटेज है वो 1% के आसपास है, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये 3% और उससे ज्यादा है। तो जो चाइना आज कहता है कि हम स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हम रेयर अर्थ मेटल नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हम स्पेशल केमिकल्स नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, तो उन सेक्टर्स में भी हम अपने रिसर्चर्स को, हम अपने वर्कफोर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इनोवेशन और आर&डी की तरफ। ठीक है, चलिए मोहम्मद वसीम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। मोहम्मद वसीम जी, क्योंकि नौकरी पाओ नगद ले जाओ योजना, और क्योंकि जो एक मकसद इसमें रखा गया है 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक बात हमेशा उठती थी कि 2 करोड़ रोजगार की जो बात की गई थी, वो रोजगार कहाँ है, उसका एक ये हिस्सा माना जा रहा है, उस दिशा में इसे आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। कितना इसको पॉजिटिव लेते हैं और कितना इसको सफल देखते हैं? नमस्कार आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट और आपके सभी व्यूवर्स को। मैंने बहुत ही इत्मीनान से भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने सारी बातों को तो बताया और जितनी भी रटी-रटाई एक पेपर शीट थी उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने ये इस बारे में कोई बात नहीं करी कि जो पिछले 11 वर्ष उन्होंने निकाल दिए सत्ता में रह के, जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, हम युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, चारों तरफ रोजगार होगा, उस पर क्या हुआ? 11 वर्ष का जो एक पूरा रिजल्ट था, उसकी पे कोई बात नहीं, उस पे ज़ीरो। तो मेरा ये कहना है कि इसी तरह से जो इन्होंने अभी ये आनन-फानन में जो ये तुरंत इन्होंने जो ये घोषणा करी है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की चीज़ें अभी पिछली घटी हैं 11 वर्षों में, और इस पर यकीन कर पाना वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह के वादे मोदी सरकार लगातार करती आई थी, जिस तरह से कर रही है, और जो युवाओं के साथ खास तौर से नौकरी देने के मामले में जो इनकी बातें हैं, तो मैं एक छोटा-सा एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाएँ। देखिए ये बिहार में किस तरह से लाठियाँ बज रही हैं। ये युवा हैं जो नौकरी माँग रहे हैं। इनके ऊपर किस तरह से लाठी बजाई जा रही है, और ये खाली यहीं का नहीं, ये कई जगह का हाल है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, ऐसी कई वीडियो हैं जो आप मीडिया के साथियों ने कई बार इसको दिखाया है, चलाया है। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक जुमला है और इसे सिर्फ आनन-फानन में किया गया है, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर एक यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा जॉब फेयर दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में युवा जो हैं उन्होंने अपनी
वहाँ पे एप्लीकेशन दी हैं और वहाँ के माध्यम से उनको नौकरियाँ प्रदान करी जाएँगी और करी गई हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह-जगह रोज़गार मेले लगाए जा रहे हैं। तो ये आनन-फानन में इन्होंने, क्योंकि बिहार का चुनाव अभी बिल्कुल सर पर है, तो इनको वो देखते हुए कि बहुत ही मैं मेरे हिसाब से सिर्फ सिवाय जुमले के मैं इसको और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और वैसे भी जिस तरह की जुमलेबाज़ी पिछले 11 साल से युवाओं के साथ हो रही है, युवा बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। युवा तो हमेशा से बस एक ही चीज़ कहता है कि भैया हमें समय पर नौकरी दे दो, हमारी इज़्ज़त करो, हमें लाठियाँ मत बरसाओ, हम नौकरी माँग रहे हैं, अपना हक माँग रहे हैं, कम से कम वो तो दो। इंसेंटिव कितना मिलेगा, नकद कितना देंगे, भैया पहले नौकरी तो दे दो। नकद तो बाद में मिलेगा, जब उसको नौकरी ही नहीं होगी तो उसको आप कहाँ से कुछ दे पाएँगे? तो मेरा सारा जो इनका जितनी भी ये आज की पूरी लबो-लुबाब मेरे हिसाब से सिवाय जुमले के मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहा हूँ। इस योजना के लिए रविंद्र जी 1.07 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और जो बजट है उसमें प्रोत्साहन राशि भी है। और मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि 3.5 करोड़ औपचारिक रोजगार का सृजन करना और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना, मुझे लगता है कोई चीज आ रही है तो उसका वेलकम किया जा सकता है, लेकिन हाँ मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समाजवादी पार्टी ये नौकरी पाओ नगद ले जाओ को किस तरीके से देखती है इस योजना को? ये उसी तरीके से जुमला है जैसे काला धन था, 2 करोड़ नौकरी थी, किसानों की आय दुगनी हो गई थी, एमएसपी दे दी गई थी, उसी तरीके से जुमला है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को लाके बता दिया है कि वो अयोग्य है। कैसे अयोग्य है? केंद्र सरकार के पास 10 लाख पद खाली हैं, वो नहीं भर सकती है। इंसेंटिव एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम लेके आ रही है। स्कीम भी कैसे लागू कैसे होगी जरा ये सुन लीजिएगा। ये तो जो बता दिया, मिलेगा किसको? जो नौकरी पाएगा कहाँ पर? प्राइवेट कंपनी में। मतलब आरक्षण का सत्यानाश कर दिया। डायरेक्टली ये बता दिया कि अब हम आरक्षण नहीं देंगे आपको। अब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करिए जाइए, आपका आरक्षण खत्म। अपनी अयोग्यता बता दिया, ये भी बता दिया कि अब आरक्षण नहीं देंगे, आपके पास सरकारी पद खाली नहीं है। मिलेगा भी कैसे? जरा उसको भी सुन लीजिए। ये उसी कंपनी को मिलेगा, उस नियोक्ता को जो नियोक्ता ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा। जो नियोक्ता ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब जो बाजार में दुकान किए हुए हैं, जो प्राइवेट अपनी पार्टनरशिप प्रोप्राइटरी फर्म चलाते हैं, जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। मिले तो ईपीएफओ वालों को मिलेगी, मतलब बड़े कंपनियों को, जो मोदी अडानी भाई भाई आता है, उन्हीं वालों को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। मिलेगी भी कैसे? जरा देखिए, पहली किस्त मिलेगी जो नौकरी करेगा उसको 6 महीने के बाद, दूसरी किस्त 12 महीने के बाद। मतलब जुमले में भी सपना। और ये पैसा भी किसको देंगे? एम्प्लॉयर को देंगे पैसा। एम्प्लॉयर को किस बात का पैसा दे रहे हैं आप? मतलब हमारी जेबें खाली करके आप अपने धन्ना सेठों को पैसा देंगे क्या? तो ये इनकी योग्यता, इससे आरक्षण का हनन कर रहे हैं, पूरे देश को आरक्षण विहीन बना रहे हैं। और इनके पास में जो खाली पद केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, यहां तक कि पहले बता दिया था कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स पद होते हैं वो भी ये नियुक्त नहीं कर पाएंगे, इतने अयोग्य हो चुके हैं। जो सीबीएसई यूपीएससी की परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं, उनमें भी खत्म कर दिया इन्होंने। धीरे धीरे करके वैकेंसीज खत्म कर दिया। तो जब आप ये साफ साफ कहिए ना कि हम नौकरी सरकारी नहीं देंगे, प्राइवेट में आपको भेजेंगे, प्राइवेट में किसको कहाँ भेजेंगे? अपने धन्ना सेठों के यहाँ। और आपको भेजने के एवज में धन्ना सेठों को हम आपका ही पैसे, टैक्स के पैसे का उनको इंसेंटिव देंगे। तो ये, लेकिन ये मैंने क्रिटिसाइज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये झूठ है, जुमला है। ऐसे जुमले हम लोग पिछले 3 साल से, मतलब 11 साल हो गए सुन रहे हैं, और होना कुछ भी नहीं। जी धन्यवाद। ठीक है। नवनीत जी, मुझे लगता है आर्थिक रूप से थोड़ा समझें। अर्थव्यवस्था भी हमारी एक बहुत अच्छी जगह पे हम पहुंचे हैं।
बेरोजगारी दर जो हम अभी प्रेजेंट में लेकर चले उसको भी हम साथ ले लें और इस योजना को ले लें, क्योंकि आर्थिक रूप से जाहिर तौर पर योजना कोई आई है तो उसका एक बजट भी निर्धारित किया गया है, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। राजनीतिक रूप से ठीक है, विपक्ष अपनी बात जो भी रख रहा है वो उनका पर्सनल एक व्यू हो सकता है, लेकिन असल में हम आर्थिक रूप से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो कितना प्रभावित करेगा और कितना इसको सफल देखते हैं। देखिए, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट था उसमें करीब करीब 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया था लोगों को रोजगार देने के लिए, और उसमें उस लक्ष्य के अंतर्गत ही इसको 1,07,000 करोड़ को उन्होंने शामिल किया है। इसको देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया कि 15,000 रुपया मिलेगा एम्प्लॉय को और 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से एम्प्लॉयर को मिल सकता है। यानी 1 साल के अंदर 15,000 रुपये एम्प्लॉय को मिलेगा और 3,000 रुपये प्रति माह एम्प्लॉयर को मिलेगा। यानी एम्प्लॉयर को मिलेगा 36,000 रुपये, 3,000 12 महीने के हिसाब से 36,000 होता है और 15,000 होता है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर टोटल हम बात करें तो करीब करीब 51,000 रुपये की राशि जो है वो सरकार एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करने जा रही है। अगर ये, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये एक देखने वाली बात है। हम यूँ मान करके चलते हैं कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो एक एम्प्लॉय के ऊपर 51,000 रुपये सरकार तनख्वाह देगी। अब आप उसको इस तरीके से देखिए कि कोई एक MSME है जिसको प्रमोशन करने के लिए सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है। एक छोटा व्यापारी है जिसके पास 50 कर्मचारी हैं, वो कुछ अपने एक्सपांशन करना चाहता है। तो देखिए, एक व्यापारी के पास समस्या होती है कि वो अपनी तनख्वाह, एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो लिमिटेड ही पैसा वो अपने कर्मचारियों को दे सकता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय आ रहा होता है उसके साथ ये एक समस्या होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये एक रस्साकशी हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में चलती रहती है कि एम्प्लॉयर चाहता है कम से कम पैसा देना पड़े, एम्प्लॉय चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा मिल जाए। तो इसके बीच में एक तीसरी पार्टी बीच में आ गई है जिसको केंद्र सरकार कहा जा रहा है। तो उसमें करीब करीब 51,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि एम्प्लॉयर की जेब से 51,000 कम जाएंगे लेकिन एम्प्लॉय को 51,000 ज़्यादा मिलेंगे। तो जो एक गैप की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर अर्थव्यवस्था पे इसके असर को लेकर के हम बात करें, अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार के पास जो टैक्स के रूप में पैसा जा रहा होता है वो सरकार इकोनॉमी में कैसे पंप करेगी, उस पैसे को इकोनॉमी में कैसे लाया जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा जो मैकेनिज्म है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके सरकार उस पैसे को इकोनॉमी में पंप करती है। और उसका एक जो दूसरा मैकेनिज्म है वो इस तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं जिसको हम जैसे ELI इंसेंटिव स्कीम को कहा जा रहा है। तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है इकोनॉमी में पंप करने के लिए उन्होंने ये मैकेनिज्म ड्राफ्ट किया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च हो रहा है वो अपनी जगह चल ही रहा है, साथ ही साथ जो सरकार को टैक्स के रूप में बढ़ोतरी हो रही है, जैसा कि अभी 1 जुलाई 2025 कल ही था और 8 साल GST को लागू हुए थे। करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का लक्ष्य प्रति माह का हम GST में अचीव कर रहे हैं। तो अब टैक्स से एक अच्छी खासी राशि भारत सरकार को मिल रही है, भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिल रही है। तो अब उस राशि का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक मैकेनिज्म है ही है, साथ ही साथ इस तरीके की इंसेंटिव लिंक स्कीम जो हैं ये भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, बशर्ते कि इस तरीके की स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इकोनॉमी पे ये अगर देखा जाए एज अ कंसेप्चुअल पार्ट, ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इसके इम्प्लीमेंटेशन पर। बिल्कुल, इसीलिए उस पॉइंट को हमने भी रखा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम एक्चुअल में उसको कितना ले जाएंगे, वाकई में इतने लोगों को जो लक्ष्य रखा गया है एक रोजगार से सृजन करने का वो होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल जैसा है। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। दिनेश जी, नौकरी पाओ नगद ले जाओ, ये मोदी कैबिनेट से क्योंकि अब पास हो चुका है, बजट इसका कितना रहेगा, कितने लोगों को रोजगार देना है, इसको लेकर पूरी प्लानिंग हो गई है, प्रोत्साहन राशि की बात की गई है, योजनाएं कई आई हैं, लेकिन इसका एक जो मूल उद्देश्य है वो रोजगार से लोगों को जोड़ना, मतलब एक युवा जो हैं उनको सीधे सीधे रोजगार से कनेक्ट करना। और इसके साथ ही मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, हमेशा एक सवाल होता था 2 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी, कब मिलेंगी, ये उसका एक पार्ट बता रहे हैं। क्या ये वाकई उसका एक पार्ट है और ये क्या वाकई एक आने वाले समय में फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, या महज एक योजना बन के, जैसे विपक्ष कह रहा है, सिर्फ रह जाएगा? जी बिल्कुल, यदि हम बोले तो एक स्वागत करने लायक योजना है ये पब्लिक के लिए आगे चल के यदि सही रूप से इम्प्लीमेंट होती है तो फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, किसी भी देश के लिए 3 चीज आवश्यक है, स्वास्थ्य,
रोजगार और प्लस शिक्षा, ये तीनों चीज यदि सही रूप से नीति अपनाई जाए, सही रूप से किया जाए, तो उस देश का विकास संभव है। और जो विकसित देशों में होता है, वहां पे भी आप किसी भी विकसित देश का देखेंगे तो वहां स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वहां पे रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और वहां पे शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये तीन चीज जरूरी है। यहाँ हमारे देश को आगे विकसित देशों के टक्कर में लाना, या विकसित देशों से ऊपर ले जाना, या राष्ट्र गुरु बना, विश्व गुरु बनाना, यदि हमको करना है तो ये तीन चीज के लिए जरूरी है, जिसमें ये रोजगार वाला जो नीति अपनाया जा रहा है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। हाँ, अब इसमें मोदी जी ही क्या करेंगे, इसमें सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को इसमें आना पड़ेगा, विपक्ष को भी इसमें आना पड़ेगा। विपक्ष भी इसमें देखें कहाँ खामी है, कहाँ कमियां हो रही हैं, उसको तुरंत मुद्दा बना के उठाएं, ताकि सरकार में जो रहने वाले आगे चल के उसको तानाशाही ना बन पाए, भ्रष्टाचार ना कर पाए। इसलिए विपक्ष को भी जागरूक और तरीके से होना पड़ेगा, और इस नीति को हमको मिलकर यदि सही रूप से इम्प्लीमेंट कराएं तो मेरे हिसाब से अपने देश के लिए ये बहुत ही अच्छा एक साबित होने वाला है। क्योंकि आज युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, जो भी सरकारें आई हैं, पहले क्या किए थे, फ्री में राशन बांट रहे हैं, फ्री में ये सब देना, ये बल्कि हमारे लोगों को एक क्या बोलना चाहिए, जिनकी हड्डी भी कमजोर हो जा रही है, घर बैठे राशन मिल रहा है, ये ठीक नहीं है। बल्कि रोजगार दे के उनको ये ज्यादा अच्छी स्कीम है। जो फ्री वाली स्कीम बंद कर देना चाहिए, इसके बदले रोजगार वाली स्कीम जो चालू किए हैं तो स्वागत योग्य है। बिल्कुल ठीक है। जी। अमित जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक चीज को और समझने की जरूरत है। ये जो एक बात कही जा रही है कि 2024-25 और 25-26 में पहली बार नौकरी पाने वालों को ये लाभ मिलेगा, तो पहली बार नौकरी पाने वालों का वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसको पीएफ से भी जोड़ने की बात हो रही है। ये जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं ना, ये बड़ा टफ टास्क है सर। और ये आपसे मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप पार्टी का पक्ष भी रख रहे हैं, योजना सरकार की है। मुझे लगता है क्लियरिटी लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। जी राखी जी, मुझे पता था। देखिए, जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उसको लेकर पढ़ते हैं, तो वो इस स्कीम के बारे में समझ सकते हैं, इस स्कीम को अच्छे से देख भी सकते हैं कि इसमें कहाँ खामी आ सकती है, उसको सुधार की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, उनको इसमें सिर्फ खामियां ही नजर आएंगी। उनको कोई तो मैं, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, मैं उनके तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। आपने जो एक आंकड़ा लिया, मैं उसको लेता हूँ। आपने जो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल सरकार देने की बात कर रही थी। राखी जी, मैं आपको ईपीएफओ का डेटा देता हूँ। ईपीएफओ का डेटा तो मेरे ख्याल से सभी लोग गूगल कर सकते हैं, आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ अभी उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, 2014 से पहले जो नेट ईपीएफओ अकाउंट्स थे, नेट से मेरा मतलब जो ईपीएफओ अकाउंट में नए एडिशंस हुए हैं, और जो किन्हीं कारणों से जो ईपीएफओ अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया, उसे एम्प्लॉयमेंट से हट गए किन्हीं कारणों से, उसको लेकर एक नेट नंबर बनता है। तो नेट ईपीएफओ अमाउंट 2014 से पहले 12-12.25 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़कर हो गया 28 करोड़ के आसपास। इसको आप वेरीफाई करवा लीजिए किसी भी अपने सोर्स से, पीसीआर को बोल के। और 2024 अप्रैल से लेकर 2025 मार्च तक आंकड़ा था 1,91,00,000। ये नौकरियां ईपीएफओ में अकाउंट का नेट एडिशन का नंबर है। तो इसी से पता चलता है कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं, कितनी नौकरियां नहीं दी। दूसरी बात, अब मैं आता हूं, देखिए, राजनीतिक दल तो अपना काम करेंगे, उनका विरोध करने का काम है, वो हर मुद्दे पर विरोध ही करेंगे। लेकिन फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सीएमएसएमई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एफएलओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो एसएमईज के बीच में, एमएसएमईज के बीच में, जो छोटे उद्यमियों के बीच में काम करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो आज जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो बहुत ही सकारात्मक आई है, बहुत ही दूरगामी दृष्टि से वो इस चीज को देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ईएलआई के माध्यम से हमने इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने का काम किया। ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के तरीके से हमने एम्प्लॉय, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है, उसको इंसेंटिवाइज करने का काम किया। और 12 लाख जो हमने सैलरी तक जो जिसको टैक्स फ्री कर दिया है, 12 लाख तक जो सैलरी कमा रहा है उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो सरकार ने लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इससे पहले ऐसे निर्णय हमें पता है राखी जी, किस तरीके से 2 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में, 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंचने में, टैक्स को फ्री करने में
कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, कितने आंदोलन करने पड़ते थे और सरकार को कितना सोचना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण, सशक्त नेतृत्व के कारण है जो 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। सोचिए कितना ज्यादा राजस्व का नुकसान झेलते हुए भी हमने अपने देशवासियों को इससे एक महंगाई के से आप बात कर लीजिए या जिस तरीके से इंटिवाइजेशन की आप बात कर लीजिए, उन सबसे राहत देने का काम किया है। ठीक है अमित तो जी। इसको जैसा कि मैंने पहले कहा जी, अमित जी, मूल बात ये है कि जो पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे उनका क्राइटेरिया मैंने पूछा था, उनको कैसे आप करेंगे? यहाँ तो एम्प्लॉयर और जो कर्मचारी हैं दोनों के लिए बात हो रही है कि ईपीएफओ से पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, आप करेंगे और सीधे सरकार खातों में पैसा भेजेगी, अच्छी बात है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा क्योंकि प्रोत्साहन राशि भी दे रही है सरकार। तो किसी भी योजना का जब लाभ लेना है और उसमें जाना है तो ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि उसकी नौकरी पहली है कि नहीं है। ये तो और बड़ी चुनौती जैसा है, कैसे पता चलेगा? नहीं, चुनौती जैसा कुछ भी नहीं है राखी जी। देखिए एक ईपीएफओ का एक नंबर होता है और एक यूएन नंबर होता है जो कि सारे ईपीएफओ को ये किया रहता है और सभी कुछ पैन कार्ड से लिंक्ड रहता है। तो अगर आप पैन नंबर डालेंगे तो कौन पहली बार काम करने आ रहा है या कौन दूसरी बार जॉब में जा रहा है वो पता चल जाता है। दूसरी बात, आप जो भी इसकी जो बेनिफिट होगी, जो एम्प्लॉय होगा उसको तो डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर उनके आधार से जो अकाउंट लिंक होगा उसमें चला जाएगा और जो एम्प्लॉयर होगा उसके पैन से जो बिजनेस अकाउंट लिंक होगा उसमें चला जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई पेचीदगी नहीं है, बहुत ही सरल बनाया गया है इस पूरे पूरे नियम को। इसमें जिस तरीके से सोचा जा रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए एक चीज और है मोहम्मद वसीम जी, यहाँ पे कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ये तमाम चीजों को लागू किया जाएगा, मतलब जिन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जॉब्स को लेकर। अच्छा, वैसे भी ये जो योजना आई है उसमें सबसे ज्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। ये शुरू से भारत की इकोनॉमी के लिए बात आई है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन हमें ये भी देखना है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, होटल, व्यापार, बैंकिंग, ठेका श्रमिक है, निजी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सारे सेक्टर्स को रखा गया है कि मतलब ईपीएफओ की अनिवार्यता इन सेक्टर्स पर भी लागू होगी। तो क्या पर्टिकुलर ये जो सेक्टर्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो जॉब्स की बात की जा रही है वो एक मैन्युफैक्चरिंग तो है, उस पर वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन बाकी सेक्टर्स को देख रहे हैं आप? क्योंकि हर चीज, हर सेक्टर की अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, कैसे आप उसको निकालेंगे और उस व्यक्ति को वहां से आप बिल्कुल कि हाँ वो सही व्यक्ति मिला इन चीजों के लिए? देखिए, हमारे साथी दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी देश जो है वो 3 चीजों पर निर्भर होता है, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। अगर आप तीनों उठा के देखें, स्वास्थ्य में क्या हालात हैं, हॉस्पिटल सरकारी के क्या हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। आए दिन मीडिया में उनकी फोटो और तस्वीरें आती हैं, जिस तरह से जानवर वहां पे लौट रहे हैं सरकारी अस्पताल के बेड में, ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जिस तरह के हालात कोविड में रहे वो किसी से छुपे नहीं है। लोग गुजर गए, सांस नहीं दे पाए। चलिए, कोविड से मर जाते समझ में आता कि कोई बात नहीं भाई, कोविड था, एक महामारी थी पूरी दुनिया में, कोई बात नहीं। आपने तो ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं दे पाए उनको, आपने तो ऑक्सीजन ना दे के मार दिया उन लोगों को। तो वो कैसा इनका स्वास्थ्य पे, तो मैं वहीं बात खत्म कर देता हूँ। अगर आप रोजगार पे आए तो रोजगार तो किसी से छुपा नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो दिखाया था किस तरह से लाठियां रोजगार के लिए जो आंदोलन होते हैं, आए दिन छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह से जो है छात्र आके आंदोलन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन इस समय पूरे देश में किस तरह से बढ़ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उसके अलावा जो आपने कहा शिक्षा पे तो अभी हाल की रिपोर्ट है, जो कितने सरकारी स्कूल इनके राज में जितने इन्होंने बंद कर दिए और जिस तरह से पूरे प्राइवेटाइजेशन पे चलेंगे, जैसे हमारे साथी रविंद्र भाई ने कहा कि पूरा का पूरा जो धन्ना सेठों के हवाले आप कर ही रहे हैं, आपने सरकारी तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, पूरा अपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आपका फोकस कहां पर है। देखिए, मेरा एक बात मानना है कि व्यापार अपनी जगह है, लेकिन देश चलाना अपनी जगह है। लेकिन जब कोई व्यापारी अगर देश चलाने लग जाए तो इस तरह जो देश की गरीब जनता है, जो देश का मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि 2014 से पहले ईपीएफओ को डाटा, बाद में ये डाटा वो डाटा, दुनिया भर की इन्होंने कागजी तो बात कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस जमाने में जो आमदनी होती थी, जो कमाई होती थी, वो पूरी होती थी।
सिलेंडर 300 रुपए, 350 रुपए, आज आप 1000 रुपए दे रहे हैं। उस समय देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़, आज आपने 4 गुना कर दिया, 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये सब जिक्र नहीं करेंगे। तो ये पेट्रोल, क्रूड, आज क्रूड का जो भाव है कच्चे तेल को $60 है। 147 डॉलर था तब कांग्रेस के टाइम में, 70 रुपए 60 रुपए पेट्रोल हुआ था। उसका आधे रेट होने पे भी आप 100 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे। तो आप टैक्स का कलेक्शन दिखा रहे हैं, भैया आप पैसा भी तो इतना ही ले रहे हैं। अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग किस कगार पे है, उद्योग किस तरह से, इस समय जो डेटा आता है इन्हीं का, सरकारी डेटा की ही बात कर रहा हूं मैं, किस तरह उसमें गिरावट आई है, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट है, कितने उद्योग बंद हो गए हैं, तो वो किसी से छुपा नहीं है। और इन सब चीजों का एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो इन चीजों को साबित करता है, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसमें ये देखिए कितनी आत्महत्याएं इन सब चीजों से रिलेटेड में देश में लोगों ने की हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योग हो से जुड़ा हुआ इंसान हो, क्योंकि वह अपने घर के खर्चे और अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहा है। तो मेरे लिए इनकी सारी बातों का सिर्फ एक ही गाना इनके लिए है। मोहम्मद चलिए, वसीम गाना जी, खत्म हो गया तो मैं जवाब दे दूं। मोहम्मद तो वसीम ये जो गाना गा जितनी दीजिए वसीम जितनी जी। इनकी बातें होती है ना, वो सारी सारी यही हैं और कुछ नहीं है। आज 11 गाना वर्ष हो गा गए दीजिए। हैं इनकी एक एक बात को सुनते हुए, देश की जनता को भी, और हम तो विपक्ष में, हम तो सुन ही रहे हैं। और रही बात, एक बात मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, जो सिलेंडर भी 1200 तक चला गया था, 1900 पे लाए जब उपचुनाव हारे थे, उसके बाद रेट गिराए थे, वरना वो तो 1200 के पार निकाल देते ये। तो देश की जनता का जो इन्होंने तेल निकाल दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो रोजगार पे ये इस तरह की जो ड्रामेबाजी और ये चलती रहती है, नहीं नहीं, देखिए शगुफे हैं ये छोड़ने जरूरी होते हैं मोदी सरकार के लिए, वरना फिर उस पे काम कैसे चलेगा। अब सरकार में बैठे कुछ तो करेंगे, चलो आज ये स्कीम निकाल दो, चलो आज वो निकाल दो। आपने एक सवाल किया इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उस पे गोल गोल जवाब आया होगा। तो मोदी जी जलेबी बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला पाएंगे वो सही से। तो जलेबी बनाने में माहिर हैं। चलिए, कुछ कह रहे हैं अमित जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, बाकी मेहमान अपनी बात रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही जल्दी से मैं रखता हूं अपनी बात को। देखिए 2012 में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 2013 में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि सिलेंडर 1200 है, हम 300 का डिस्काउंट करके हम इसको 900 में देंगे। और वहां पर किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था, तो किस तरीके से झाड़कर उसको कहा था गुस्से में कि 900 का सिलेंडर आप नहीं खरीद सकते हैं। इस तरीके से कांग्रेस बात करती थी। दूसरी बात, इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत, कांग्रेस के बातों का और विपक्ष के बातों का राकेश जी सत्यापन होना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक भी आंकड़ा पेश नहीं किया। मैं कहता हूं आपसे, आपके दर्शकों से और आपके पीसीआर से कि इन्होंने जो भी बोला इसका सत्यापन हो जाए एक बार, तो दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा, लाइव चैनल पर आपके सामने हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से इन्होंने गोलमोल बातें की, ये ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो निराश हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति राखी जी बेरोजगार है, और वो है राहुल गांधी, क्योंकि अब तो और लगता है खड़गे जी भी बेरोजगार होने लीडर वाले ऑफ हैं, अपोजिशन क्योंकि है आला राहुल कमान, गांधी, शायद क्योंकि आपको आला कमान राजनीति में होते पता हुए, नहीं है, लीडर ऑफ आला अपोजिशन है कमान वो। होते हुए 2 जगह से सांसद जीते हुए हैं व्यक्ति वो। बेरोजगार है, और दूसरे आप खड़गे बेरोजगार आप जो हैं, आला बेरोजगार कमान वो होते नहीं हुए है, आला कमान पे परमिशन बेरोजगार आप लेते हैं हैं। वो नहीं है। तो वाराणसी देखिए वाराणसी वसीम में जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने देखिए एक समय सम्मान से मोदी जी डिबेट को करना पीछे कर चाहिए। दिया था, मैंने आपको नहीं याद है टोका, ना आपको। आपको तो भी सुनना बेरोजगार चाहिए। कौन है, वो किसी से देखिए, छुपा मुझे नहीं तो है। ऐसा लगता दो है, जगह बात, जीतने में देखिए सांसद है बात, राहुल एक जी। बात तो सही है, राखी जी, इस चर्चा तरीके से हो डिबेट रही नहीं है होता। एक मेरा ऐसी समय का योजना की अतिक्रमण जिससे वसीम हम जी ने लाखों किया है, मैं भी रोजगार इनके समय का अतिक्रमण देने की करूंगा। बात कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उस बीच में पॉलिटिकल, आप ठीक है पक्ष विपक्ष ने लाइए, ऐसा कुछ मत एंगल ले आइए उस चर्चा के बीच में कि वो चर्चा का बिल्कुल कोई एक कंक्लूजन ना निकल पाए, ऐसे मत करिए। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो पहली बार नौकरी करने आएंगे। फिर अमित जी आप कह रहे हैं राहुल गांधी बेरोजगार हैं, तो आप बताइए ना, वो तो आपत्ति लेंगे ना, फिर चर्चा कहीं की कहीं चली जाती है। नहीं, आपत्ति ले, अपने समय पर ले, जब उनको समय मिले तब वो आपत्ति लें। लेकिन मैं कह दूं, अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आजकल जो बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, वो सिर्फ यही लोग बेरोजगार हैं, और कोई बेरोजगार नहीं है। जो आज मैं फिर स्किलफुल है आपको कहूंगा, वो राहुल रोजगार में गांधी है, लीडर जो ऑफ आज अपोजिशन है, स्किलफुल है, 2 जो जगह पढ़ा से लिखा है, सांसद वो चुन के आज आए हैं। रोजगार में आप है। गलत बयानी मत लेकिन करें यहाँ पे इनके टीवी पास, चैनल पे ये बैठ तो के। 50 साल बेरोजगार के आप युवा बोल हैं, सकते हैं, ये राहुल तो गांधी 50 नहीं, साल लीडर के ऑफ युवा को अपोजिशन है वो। बोलते, ये तो मैं 50 बार बार साल के आपको बुजुर्ग दोहरा रहा को हूँ। युवा सर, बोलते मुझे हैं। मुझे एक बात करें। समझ तो नहीं आ रही, 50-55 साल क्या के मुझे एक बुजुर्ग डिबेट को इस नहीं पर युवा रखनी बोलने पड़ेगी कि वाले लोग, बेरोजगार क्या किसको ज्ञान कहा दे रहे हैं? जाता है?
मुझे लगता है एक चर्चा इस पे रखनी आप पड़ेगी कि बेरोजगार बेरोजगार को कहाँ नौकरी किसको नहीं जाता मिलती, है। उनके ऊपर आप ये तो लाठियां 50 बजाते हैं 55 साल और के बूढ़े अननेसेसरी को बातें तो आप युवा यहाँ कहते करते हैं हैं। टीवी चैनल पर तो इनका आकर। तो मापदंड ही अलग है, इनका तो मापदंड ही हिला हुआ है। जो 50-55 साल के बूढ़े को युवा कहे तो उसका तो मापदंड ही हिला हुआ अमित है। जी, तो मैं खासियत कभी है। ऐसे इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन है। पर्सनल कमेंट मत करिए, अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता। अभी वो 4 बातें उठा के मोदी जी के लिए कह देंगे, फिर आपको वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो कम से कम सम्मान सभी लीडर्स का है, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। अभी तो यूथ उनके साथ चलता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के तो दिखाएं। अरे यही तो खासियत है, माननीय ये तो तारीफ की बात है। चलिए ठीक है, अब आप लोग सब इधर उधर जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। कौन पेन रखता है, कौन जूते रखता है, कौन चलता है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन बेरोजगार है, सर बाद में बात करेंगे उस पर, प्लीज। ठीक है गिर जाएंगे आतंकवादियों रविंद्र जी, देशद्रोहियों से ठीक मिले है और ठीक क्या है आपने? अमित जी, बस ठीक है सर। मतलब देश की जनता को आप देशद्रोही बताएंगे यहाँ पर, कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक देश की जनता को तुम आप देशद्रोही देशद्रोहियों से बताओगे। मिले हैं। उस और राह में देशद्रोही था बताओ जरा। अमित जी और मोहम्मद वसीम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर, बस बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। अच्छा नहीं लगता कि मुझे ऑडियो बंद कराना पड़े, प्लीज। रविंद्र जी, मुझे ये बताइए, चलिए योजना आएगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, कैसे सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक विपक्ष जो होता है वो भी मजबूत विपक्ष होता है और उनका भी ये फर्ज बनता है कि यदि कोई योजना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है या नहीं काम कर पा रही है तो उस पर विपक्ष अपने सवाल उठाकर उस पर बात करे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये पास हुई है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आप करेंगे, जितने सेक्टर्स पे आप फोकस करने की बात कर रहे हैं उसका आप कैसे डिवाइड करेंगे, कहां कौन जाएगा। मुझे लगता है ये विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है कि वो इस पर प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करके अपनी बात को रखे, यदि वाकई में कुछ गलत होता है या इंप्लीमेंट नहीं होता है तो। राकेश जी, सर्वप्रथम तो नौकरी मतलब भारत की मानस में जो लिखा हुआ सरकारी नौकरी, द्वितीय आता है कि प्राइवेट नौकरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो आंकड़ा दिया है, अधिकृत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो आंकड़ा दिया हुआ है वो ईपीएफओ का दिया है। ईपीएफओ मतलब कंपनीज कराती हैं, प्राइवेट नौकरी होती है। नौकरी का जो वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष का था और इन्होंने आंकड़ा बता दिया कि प्राइवेट कंपनी में इतनी सारी नौकरियां बढ़ गई। प्राइवेट कंपनी में नौकरियां बढ़ गई और ऐतिहासिक निर्णय लिया और पता के बाद सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ करते करते हमारा आयात निर्यात घाटा 100 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गया। ऐसा कर दिया सशक्त मोदी ने। अब पैसे जो सरकारी हैं, नौकरियां तो खाली हैं सारी। जरा नौकरियां उनकी स्थिति देख लिए। एसएसबी जो बॉर्डर्स पे काम करती है, पारामिलिट्री फोर्स है, उसके जनवरी फरवरी में देने के लिए पैसा नहीं। डीईएसयू मतलब एक स्किल इंडस्ट्री बनाए, क्या है इसका सोर्स बताइए। राखी जी देखिए, चैनलों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप चुप रहिएगा, चैनल पे झूठ नहीं है, आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और देखिए अमित जी सब अपनी बात तो रख रहे हैं ना, आपत्ति लीजिएगा, बोलने तो दीजिए, कम से कम बोलने तो दीजिए, सही है गलत है लीजिएगा आपत्ति, रुकिए इनके बीच में नहीं टोका गया। अब सुनिए, एक डीईएसयू फर्म है, मतलब ये स्किल्ड इंडस्ट्री है दिल्ली की। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है डीईएसयू, उसमें 6 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। सरकारी कंपनियों में 3 महीने तक वेतन नहीं मिले, सरकारी कंपनियां सब बेच दिया इन्होंने। जब इनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो ये जो झूठ चिल्ला रहे हैं ना, मोदी जी का वायरस घुस गया है इनके अंदर में, क्योंकि झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। और सबसे बड़ी अराजकता क्या, राखी जी, अराजकता क्या फैलेगी ईएलआई से कि अब क्या होगा, जो छोटे छोटे व्यापारी बिना ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराए अपना एक्सपेंसेस वियर कराते चलते जाते थे, तो वहां भी जो पहली बार नौकरी करने लड़का आएगा वो कहेगा भैया हमारा इंसेंटिव है, हमने सरकार में पढ़ा है, भाजपा वाला आया था बताएगा। तो इस प्रकार के जो एमएसएमईज हैं, इसीलिए एमएसएमई का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एमएसएमईज हैं वो अराजकता का शिकार हो जाएंगी, या जो प्रोप्राइटरी फर्म है वो अराजकता का शिकार हो जाएंगी। तीसरा काम क्या कर रहे हैं कि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराओ, मतलब छोटे व्यापारी मर जाओ और सारा का सारा जो काम जो है बड़े व्यापारी लेके चले जाए। मतलब नौकरी भी अब छोटे व्यापारी के यहाँ नहीं मिलेगी, केवल बड़े व्यापारी के यहाँ मिलेगी। तो इनका जो है पूरा का पूरा ढांचा, जो 1% लोगों के पास भारत की 23% आय है, 40% संपदा है, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसको कहते हैं हिटलरशाही या नाजीवाद। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के तथा कथित रिफॉर्म के बरक्स
ये भारत में नाजीवाद की स्थापना करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। चलिए, मुझे ऐसा लगता है नवनीत जी, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष अपनी बातों पे आएंगे, कई सरकार की कोई योजना है तो उसका वेलकम तभी होता है जब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तभी कुछ हो पाएगा। रोजगार को लेके तो हमेशा से एक बड़ा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा, युवाओं को रोजगार को लेके भी बड़ा मुद्दा रहा है जो आज इस वक्त चल रहा है। तो मुझे लगता है इसकी तो तस्वीरें तभी पूरी तरह से साफ हो पाएंगी जब यह योजना पूरी तरीके से सफल होकर लागू होने के लिए आ जाएगी और उसका क्राइटेरिया, और जब लोग उसकी हिस्सेदारी में शामिल होंगे। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है, यहाँ पर दो बातें हो रही थी कि एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों को ईपीएफओ से जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप जोड़िए, आप प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, आपने करोड़ों का बजट भी कर दिया। ऐसा तो नहीं होगा कि जो बजट आया है वो सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में ही आकर रह जाए, एक्चुअल इसका जो फायदा पहुंचाने की जो कोशिश है वहां पे हम पीछे छूट जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भी स्कीम की बात है उसमें बड़ा साफ कहा गया है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट तक पहुंचेगी। जो राशि एम्प्लॉयर के खाते में जानी है वो एम्प्लॉयर के खाते में जाएगी, और जो राशि एम्प्लॉई के खाते में जानी चाहिए वो उसके आधार से लिंक खाते में जाएगी। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि और भी बहुत सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स चल रही हैं और उसका प्रॉपर ढंग से पैसा बेनिफिशरी तक पहुँच रहा है। अब आपका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका बड़े दूरगामी परिणाम है। आप समझिए, जैसे मैंने भी अपने जो सेशन में एक बात कही थी कि 51,000 रुपये एक एम्प्लॉयर के खाते से कम जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय को 51,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अल्टीमेटली इससे होगा क्या? करीब 4,000 रुपये की राशि प्रति माह एक एम्प्लॉय के पास में वो होगी जिसको वो खर्च कर पाएगा। आप समझिए कि जब ये 1 लाख करोड़ रुपए जब भारत की अर्थव्यवस्था में पंप किए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा इकोनॉमी का फंडा ये है कि आपको डिमांड बढ़ानी है। डिमांड बढ़ेगी कैसे? जब डिस्पोजेबल इनकम किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए मेरी आय अभी 20,000 रुपये महीना है और अगर इस स्कीम के तहत वो आय मेरी 24,000 रुपये महीना हो जाती है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि 4,000 रुपये ज़्यादा खर्च करूंगा। और मेरे जैसे कई सारे लाखों लोग जो हैं, अगर 4,000 रुपये प्रति माह ज़्यादा खर्च करेंगे तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो इकोनॉमी का पहिया है वो थोड़ा तेज़ी से घूमेगा। ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो एक थ्योरेटिकल बातें हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ये जो सारी बातें चल रही हैं, अगर ये धरातल पे उतर जाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी किसी भी सरकार के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने जो है वो यही है कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। दूसरी बात, रविंद्र जी ने जो बात कही वो उससे मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने ये बात कही कि साहब जो छोटा व्यापारी है, देखिए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी बाध्यता है कि 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आपको करवाना है। समस्या ये है कि एक जो छोटा सा दुकानदार है, किसी मार्केट में अपनी दुकान लेकर के बैठा है, वो खुद और उसके परिवार का 1 या 2 व्यक्ति और 2-3 कर्मचारियों के साथ में 5-6 लोग मिल करके एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं। वो व्यक्ति ईपीएफओ का खर्चा कैसे बियर कर पाएगा? उसके यहाँ तो 20 कर्मचारी नहीं है। अगर उसको एक नया कर्मचारी रखना है, उसको ये इंसेंटिव देना है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो वो अपने आप को ईपीएफओ में स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवा ले। बिल्कुल, हाँ। जब वो करवा ले तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों उसको करना पड़ेंगे। तो समस्या यहाँ पर यह है, और जो अगर आप आंकड़ा देखें तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो 20 से कम कर्मचारी के साथ में अपना व्यापार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये एक समस्या बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाली है कि कोई भी एक नया कर्मचारी आएगा तो वो ये कहेगा कि भाई मैं आपके यहाँ नौकरी क्यों करूं, मैं किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूं जहां मुझे इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो इस पक्ष को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सारी पॉजिटिव चीजों के साथ साथ ये एक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दिनेश जी अपनी बात रखिएगा। ओवरऑल एक इस योजना को लेके एक कंक्लूजन निकाला जाए एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं आई हैं, लेकिन क्योंकि ये रोजगार की बात है, युवाओं की बात है, एक उद्देश्य इसके पीछे है और कुछ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। वैसे अमूमन बहुत सारी ऐसी योजना होती हैं, थोड़ा हटके बहुत टाइम बाद कुछ नया आया है, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं बताया था पहले ही बोला कि स्वागत योग्य योजना है, परंतु इसका राजनीतिकरण ना हो जाए। ये ना हो जाए कि इसको भ्रष्टाचार की दिशा में ले जाया जाए। यदि भ्रष्टाचार की दिशा में ले जाया जाएगा या सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सरकारी अफसर उसमें गड़बड़ करना शुरू कर देंगे, तो ये निश्चित ही गड़बड़ है होने वाली चांस रहेगी और हमारा देश जितना आगे बढ़ना है उससे कई गुना पीछे हो जाएगा।
पर इसमें दोनों राजनीतिक पार्टी जो अभी दिख रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन लोग को टाइट होना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। उसके साथ साथ हमको भी, जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। यदि जनता जागरूक नहीं होगा तो ये राजनीतिक दल जो है, ये आप समझ सकते हो कि आज तक कोई भ्रष्टाचारी, मतलब चाहे ये विपक्ष वाले हो चाहे दोनों जमानत में बाहर आते हैं, मजा लेते हैं, उसके बाद फिर ये सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, इनके ऊपर केस होता है, उनके ऊपर केस होता है। इसमें जनता पिसती है, जनता का पैसा ये दोनों पार्टी, दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों लूट लेते हैं और जनता को उल्लू बनाया जाता है। ये योजनाएं तो अच्छी आती है पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ में खेल खेलते हैं और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं साफ साफ बोलूंगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पीठ पीछे तो अभी जाके चाय पियेंगे, यहाँ लड़ेंगे। तो ये काम नहीं होना चाहिए। यदि जनता के लिए सही में योजना आ रही है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इसमें हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। इसमें गलती कहीं न कहीं हमारी भी है, जो हम नेताओं के चक्कर लगाते हैं या दब जाते हैं या चुप रहते हैं। यदि ऐसा कुछ भी गड़बड़ी होता है तो जनता को भी जाके कोर्ट में लड़ना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनके खिलाफ आना चाहिए। और खासकर इसमें अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी को ही टाइट किया जा सकता है। राजनीतिक दल तो 5 साल के लिए आती जाती है, जो अधिकारी हैं वो 60 साल के लिए होते हैं, उनको अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता है, उनको टाइट किया जाना अनिवार्य है। जी देखिए, मैंने इसीलिए एक बात को रखा था, इस सवाल को उठाया था कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। अब क्राइटेरिया हम कह रहे हैं कि पहली बार जो नौकरी करने आए हैं तो ठीक है, अमित जी ने जिस तरीके से कहा कि वो ईपीएफओ से जुड़े होते हैं, एक नंबर आप डालिए, आप आधार नंबर डालिए, सब पता चल जाएगा कैसा क्या है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सर, इसको करने के पीछे जो टीम है वो भी तो ईमानदारी से काम करे, तो तभी हम उसको एक्चुअल में पता कर पाएंगे। पता ये हो रहा है कि जो पहली बार नौकरी करने आए हैं उनको नहीं मिल रहा है, और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या कर रहे थे वो इसका फायदा लेके जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारी योजनाओं में होता है। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सवाल उठाऊं, पर अमूमन ऐसा होता है। तो इसीलिए ये बहुत एक चुनौती जैसा है कि बहुत एक कहते हैं ना कि पारदर्शिता के साथ इसमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ अमित जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल। मैं जी राखी जी, हाँ, एक सेकंड, अमित जी कुछ कह रहे हैं दिनेश जी? अमित जी एक सेकंड। जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये कैसे होने वाला है गड़बड़ी इसमें। जैसे मैं दिनेश कुमार शर्मा हूँ, दिनेश कुमार शर्मा के नाम पे एक बार नौकरी मिल जाएगी, बाद में दिनेश शर्मा के नाम पे मिल जाएगी, बाद में डीके शर्मा के नाम पे मिल जाएगी। मैं 3 बार फायदा उठा लूंगा यदि मेरी पहुंच है, पकड़ है तो। और जो सही में जिसको पहुंच होना चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा। ये सामने उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए समय हो गया। हाँ अमित जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, जल्दी से। बिल्कुल 10-15 सेकंड में मैं अपनी बात रखता हूँ। राखी, जो आपने प्रश्न उठाया और जो मेरे पहले जो दो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं उनका जवाब देता हूँ, क्योंकि विरोधियों का जवाब तो जनता दे रही है। देखिए, जो आपने निष्पक्षता का सवाल उठाया, तो यहाँ पर सरकार इन्वॉल्व ही नहीं है। आपको एक है नौकरी देने वाला और एक है नौकरी लेने वाला, इन दोनों के बीच में हो रही है। दूसरी बात, देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी बात, जो भी होगा डीबीटी के माध्यम से होगा, तो इसमें कोई सरकार का कोई चेहरा ही नहीं है जिससे आप इंटरेक्ट करें और वो करें, तो एम्प्लॉयर को भी डीबीटी के माध्यम से ही जाएगा। जी लेकिन योजना तो सरकार की है, जो लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे वो कहाँ से होंगे? वो तो एक टीम काम करेगी ना। कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, खुद ही कह रहे हैं। राखी जी, जो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो गई, जो वहां पर अब जॉब लेने की बात आई, मैंने जो जैसा कहा कि एक ईपीएफओ नंबर होता है, एक यूएन नंबर होता है, और ये सारी चीजें आपके पैन से लिंक रहती है। आप पैन कार्ड तो आपका एक ही होगा, आधार कार्ड तो आपका एक ही होगा, बायोमेट्रिक तो आपका एक ही होगा। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन का उस तरीके से सवाल ही नहीं आता है जिस तरीके के लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब असल में जब इन चीजों पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होकर आएंगी। फिलहाल तो आज ही इसका क्योंकि कैबिनेट से पास हो गई है तो अब आगे इस पर काम करने की जरूरत है। फिर इसके बाद मुझे लगता है एक चर्चा और हमारी इस पर होगी कुछ दिनों बाद, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई ना कोई इस पर काम यदि बढ़ता होगा तो बिल्कुल हम चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केंद्र का रोजगार धमाका है। देखिए, ये नौकरी पाओ नगद ले जाओ बोलने में भी ऐसा लगता है, और कहते हैं फाइनेंशियली यदि कोई एक ऐसी चीज आती है जिससे आप कनेक्ट करते हो, रोजगार की बात हो रही है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को एक फायदे की बात होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप उसका क्या क्राइटेरिया लाएंगे, कैसे आप देंगे, उसमें कौन कौन होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको मिलना है उन्हें ना मिले, और फिर ओवरऑल पूरा इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे कितना जाएगा, ये बहुत बड़ी एक टास्क है। हालांकि ठीक है, सत्ता पक्ष कहती है उसे टास्क नहीं मानती, उन्हें लगता है बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जो काम करेंगे वो आने वाले समय में हम देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।